Hey champs, if you're feeling unprepared for exams, then nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app from Android Play Store, where you can find all our courses for all the three subjects with full syllabus coverage. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। दिस वीडियो विल प्रूव टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन नॉट जस्ट looking at a lot of case studies, solving a lot of case studies, but also in getting an overview of the complete chapter. Okay, तो चलिए start करते हैं. One of the functions of SEBI is promotion of fair practices and code of conduct in securities market. State the category to which this function belongs and state any two other functions of this category. Now आपको पता है कि SEBI के तीन functions होते हैं, regulatory, development और protective, जिसमें से promotion of fair practices and code of conduct is one of the protective functions of SEBI. ठीक है, तो इसमें हमने आंसर में लिखना है protective function, और वो कह रहे हैं दो और फंक्शंस बताओ इसी कैटेगरी से। तो कोई दो और प्रोटेक्टिव फंक्शंस हम लिख देंगे। वेरी सिंपल इट इज़, लाइक प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर इट। आपको पता है कि सेबी का वन ऑफ द फंक्शंस है वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग को पनिश कर सकता है अगर उसको पता लगता है कि कहीं पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? जिन लोगों के पास कंपनी की कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, और वो उस बेसिस पे शेयर्स को बाय या सेल करते हैं टू मेक प्रॉफिट, तो दैट इज एन इलीगल एक्टिविटी एंड सेबी कैन डेफिनेटली इम्पोज पेनल्टीज फॉर इट। ठीक है, तो दो और आपको फंक्शंस लिखने हैं। यू कैन राइट प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. You can also write controlling insider trading and imposing penalties for it. Right, champs? आगे चलते हैं. Now, बड़ी केस स्टडीज में आई ऑलवेज रेकमेंड कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन यू शुड गो थ्रू द केस स्टडी. एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट दैट द कंपनी में इशू फॉर दिस पर्पज. नाउ इंस्ट्रूमेंट है तो कोई मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट ही होगा. लेट अस रीड. Foods India Limited is a company engaged in the production of packaged juice since 2010. Over this period, a large number of competitors have entered the market and are putting a tough challenge to Foods India Limited. To face this challenge and to increase its market share, the company has decided to replace the old machinery with an estimated cost of 100 crores. To raise the finance, the company decided to issue 9% debentures. The finance department of the company has estimated that the cost of issuing the 9% debentures will be rupees 10 lakhs. The company wants to meet its flotation cost. Terms very very important. वैसे अगर आप डिबेंचर से पैसा रेज कर रहे हो, नाउ दिस इज अ कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, बट मैं हमेशा क्लास में ऐसे बताती हूँ कि पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए. जैसे अभी एट दिस पॉइंट कंपनी के पास फंड्स नहीं है एंड वो चाहती है कि मेरे पास फंड्स हो जाए, और वो फंड्स रेज करना चाहती है डिबेंचर्स इशू करके. बट फंड्स रेज करने के लिए भी उसको रास्ते के लिए भी पैसे चाहिए, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. जैसे कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर इशूइंग डिबेंचर्स, यू हैव टू गेट द एप्लीकेशंस प्रिंटेड, आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह करवानी पड़ेगी, तो बहुत सारी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी रास्ते में, बीच में. कई बार कंपनीज के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट मीट कर पाए. देखो, डिबेंचर से तो वो पैसा रेज कर लेंगी, ठीक है, बट रास्ते के लिए ही नहीं फंड्स, फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए ही फंड्स नहीं है, तो कंपनी क्या करे? अगर वो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करने के लिए फंड्स रेज करना चाहती है, तो कंपनीज प्रेफर यूजिंग कमर्शियल पेपर, विच इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. It is used by large and credit-worthy companies, and this is also called bridge financing. देखो, इसको bridge financing क्यों बोलते हैं? Because you have actually constructed sort of a bridge. एक रास्ता आपने अपने लिए बना लिया है. तो let me repeat. पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए, और कई बार कंपनीज के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट मीट कर पाए. For this purpose, companies they raise funds by issuing commercial paper, which is one of the instruments of the money market.
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करना चाहती है तो बताइए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करे, तो आपने हमेशा लिखना है कमर्शियल पेपर, राइट चैम्प्स। इन विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट आगे दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, बट फाइनेंशियल मार्केट तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होती है। वो कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने सजेस्ट किया है बताइए वो कौन सी मार्केट का पार्ट है। ऑफ कोर्स मनी मार्केट का पार्ट है। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ सेफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर। सो चैम्प्स, जब आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस पढ़ते हो उसमें एक पॉइंट आता है सेफ्टी, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े कंपैरेटिवली कम सेफ होते हैं कंपेयर टू मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा सेफ क्यों माने जाते हैं? एक तो ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए आप पैसे रेज कर रहे हो तो ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेफ होते हैं। सेफ किसके लिए बोल रहे हैं? इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, जिसने अपने पैसे दिए हैं कंपनी को या गवर्नमेंट को, तो ये ज़्यादा सेफ होते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि एक तो ये छोटे समय के लिए होते हैं और दूसरा क्योंकि इस मार्केट में ज़्यादातर जो इशुअर्स होते हैं, जो लोग पैसा उठाते हैं, वो बड़े बड़े लोग होते हैं। बड़े बड़े लोग मतलब क्या? जैसे गवर्नमेंट या लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज या बिग कॉरपोरेशंस या कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पे जो इशुअर्स होते हैं वो काफ़ी साउंड होते हैं, इसलिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटिवली सेफ माने जाते हैं। लेट मी शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो, यू शुड नो दिस पॉइंट। देखिए चैम्प्स, money market is generally much safer with a minimum risk of default. This is due to the shorter duration of investing and also financial soundness of the issuers. इस वजह से भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट सेफ होते हैं। इशुअर्स कौन कौन होते हैं? जैसे गवर्नमेंट होती है, बैंक्स होते हैं या हाईली रेटेड कंपनीज होती हैं। जैसे कमर्शियल पेपर में भी हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर कौन सी कंपनीज यूज करती हैं? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके चैम्प्स, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस। देखते हैं क्या प्रोसेस है। लेट अस सी। Supriya's grandmother, who was unwell, called her and gave her a gift packet. Supriya opened the packet and saw many crumbled certificates inside. Her grandmother told her that they had been left by her late grandfather. As no trading is now done in physical form, Supriya wants to know the process by which she is in a position to deal with these certificates. Alright champs, तो जैसे अब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स नहीं होते, शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है. सो द प्रोसेस दैट शी हैज़ टू अंडरटेक इज कॉल्ड dematerialization. Dematerialization is a process through which you can hold the securities in electronic form. Alright champs, I'll show you this in your book also here. This is a process where securities held by the investor in the physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that she or he can hold it as an electronic balance in an account. Okay, अगला पार्ट देखते हैं. Also give reasons to Supriya why dealing with shares in the physical form has been stopped. फिजिकल फॉर्म में जब शेयर्स हुआ करते थे तो उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे थेफ्ट हो सकता था, फॉर्जरी हो सकती थी, झूठे सर्टिफिकेट्स बन सकते थे, राइट. देन डिले इन ट्रांसफर्स, एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने में रास्ते में भी चोरी हो सकता था, ट्रांसफ़र में भी डिले होने की प्रॉब्लम्स थी. तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स लाइक थेफ्ट, फेक, फोर्ज्ड ट्रांसफर्स, ट्रांसफ़र डिलेज, पेपर वर्क. इसकी वजह से अब हम शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होल्ड करते हैं, डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हैं. ओके चैम्प्स, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Reshu's father has gifted her shares of a large cement company with which he had been working. The securities were in physical form. She already has a bank account and does not possess any other form of securities. She wished to sell the shares and approached a registered broker for the purpose. तो यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है ना, when you have to buy or sell securities, तो ट्रेडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ बात है. Mention one mandatory detail which she will have to provide to the broker. Definitely this is PAN, permanent account number. This is one mandatory detail which you have to give
I'll show you this written in your book also. Permanent account number. This is a mandatory detail which you have to give to your broker if you want to trade in shares, okay, or any other securities. यहाँ पे हमें बताना है व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट. वैसे हमें पता है डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट यूज्ड फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है. हु इज एक्टिंग एज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर हर्ष. देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं. हर्ष वर्क्स एज अ मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी. He opened a demat account with a broking house in order to trade in securities. तो broker तो आप समझते हो एक individual होता है, तो broking house होता है जो एक sort of a बड़ी सी firm होती है जिसमें कई सारे brokers होते हैं. So that's a broking house in order to trade in securities with the money he received as his first performance bonus. Since then, he has been very active in stock trading under the guidance of a stockbroker. However, when he was hospitalized for a few days this year, his wife received several calls from his stockbroker for permission to transact on Harsh's behalf. हर्ष के behalf पे broker करना चाहता है trade. Though she told him to wait till her husband had recovered, the broker went ahead and executed the transactions. When Harsh got home from hospital, he discovered that the unauthorized transactions had led to a loss for him. Harsh complained to the broking house, but they claimed he had authorized the transactions. Keeping in view the guidelines issued by the National that he had read in the national newspaper, Harsh demanded proof and threatened to file a complaint. Since the broking house had no evidence that the deals had been authorized, they made good the loss that Harsh had incurred due to the transactions. Okay, so what is a demat account? Account that is used to hold securities in an electronic form. Who is acting as the depository participant for Harsh? देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है जिसके साथ आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो. रिमेंबर चैम्प्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो. तो हर्ष ने अपना डीमैट अकाउंट किसके साथ खुलवाया है? ब्रोकिंग हाउस के साथ. वी डोंट नो द नेम ऑफ दिस ब्रोकिंग हाउस, सो वील राइट ब्रोकिंग हाउस. Name the document that is legally enforceable and helps to settle the claims between the investor and the broker. Champs, very important. जब आप trading procedure पढ़ते हो उसमें भी आप देखते हो there is a document called contract note. Contract note is a very important document because it is legally enforceable. अगर broker और investor के बीच में कोई भी conflict होती है तो this document can be used as an evidence in the court of law. तो this is very very important. जिससे चैम्प्स मुझे याद आता है कि ट्रेडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा. आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में लिखा हुआ है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. इट इज़ लीगली एनफोर्सेबल. ओके चैम्प्स, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें बताना है फंक्शंस परफॉर्म बाय द स्टॉक एक्सचेंज आर डिस्कस्ड इन द अबव पैरा. बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम द अबव पैरा स्टेट एनी 4 functions of stock exchange. पहले तो functions of stock exchange होते क्या है? जैसे इसका निमोनिक हमने बनाया है preparing social studies project cover page, providing liquidity and marketability to existing securities, safety of transactions, spreading of equity cult, pricing of securities, contributes to economic growth और प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन. ठीक है, अभी हमें लाइन्स कोट करके बताने हैं फंक्शंस. स्टॉक एक्सचेंज एक्ट्स एज अ रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट. इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. इट गिव्स द इन्वेस्टर्स अ चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट. अगर आप चेक करेंगे चांस अपनी NCERT में जो पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, एज इट इज़ ये लाइन्स लिखी हुई हैं. It provides a continuous market where securities are bought and sold, and it gives the investors a chance to invest, disinvest and reinvest. So this is liquidity and marketability. आगे देखते हैं. Through this process of disinvestment and reinvestment, savings get channelized into their most productive investment avenues. Okay, to ensure that the investing public gets a safe and fair deal in the market,
द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड। आप ये भी देखेंगे, ये लाइन आपके पॉइंट में एग्जैक्टली लिखी हुई है एनसीईआरटी में, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस में। Chams, I'll show you this in your book also. So here it is. जैसे देखिए, continuous market where securities are bought and sold, chance to disinvest and reinvest. Then here, the membership of stock exchange is well regulated, dealings are well defined so that the public gets a safe and fair deal. So this is the line for safety of transactions. आगे देखते हैं. It also ensures wider share ownership by regulating new issues, better practices and taking effective steps in educating the public about investments. This is spreading equity cult. Equity cult क्या होता है? It's like a trend कि आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं. दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड. आजकल इवन स्टूडेंट्स, यंग पीपल, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट्स. तो वाइडर शेयर ओनरशिप हो पा रही है. अ लॉट ऑफ पीपल आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट. सो दिस इज स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट. Okay, and this is the line, through this process of disinvestment and reinvestment, savings get channelized into their most productive avenues. This is the line for contributes to economic growth. Again, clearly given in your book. So NCERT से पढ़ने का विषय देख रहे हैं आप, benefit. These lines are clearly given in your book. Through this process of disinvestment and reinvestment, savings get channelized into their most productive use. So these are the 4 functions that we have quoted. Okay, आगे देखते हैं. Identify the step of trading procedure. जैसे मैं आपको बताई थी कि trading procedure से related already मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है. इसमें टोटल 10 steps हैं. Identify the step which has not been followed by Unicorn Securities Private Limited. Name the apex statutory body of capital market to whom customer can complain to redress their grievances. ये तो simple है. This is SEBI, Securities Exchange Board of India. अब देखते हैं step which has not been followed. Unicorn Securities Private Limited was established to deal in securities. It was registered as a stock broker with National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange to trade in securities listed at these exchanges. It is also a depository participant with CDSL and NSDL. In the first 3 years, it developed its business successfully. After that, the composition of board of directors changed. Some customers complained to the customer care center of the company that shares purchased by them and for which the payment has been duly made were not transferred to their demat account by Unicorn Securities Private Limited. The executive of customer care center promised the aggrieved customers that their shares will be transferred to their respective demat account. आपको पता है जब जो लास्ट स्टेप होता है ट्रेडिंग प्रोसीजर का, सेटलमेंट, जब फाइनली आप शेयर्स उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो जिसने शेयर्स खरीदे होते हैं, दैट हैज़ नॉट बीन फॉलोड प्रॉपरली हियर. सो फाइनल डिलीवरी का जो स्टेप है या जो सेटलमेंट का स्टेप है, दैट हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड in this case study. देखो, the broker can make final delivery of shares in demat form directly to the investor's demat account. तो ये वाला जो स्टेप है ये यहाँ पे ठीक से फॉलो नहीं हुआ एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर कंप्लेनिंग अबाउट इट. सो आइडेंटिफाई द स्टेप विच हैज़ नॉट बीन फॉलोड. द आंसर इज सेटलमेंट और फाइनल डिलीवरी. ओके शैम्स, आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी. जैसे आपको पता है देयर आर 3 फंक्शंस परफॉर्म बाय सेबी, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव. देखते हैं कौन सा फंक्शन है हमारी केस स्टडी में. The stock market regulator SEBI has initiated a certification program for all market intermediaries. Under this program, people associated with stock markets in any way will have to obtain a qualifying certificate from the regulator. The National Institute of Securities Market, a trust formed by SEBI, is tasked with the certification program. तो बात कर रहे हैं कि जो भी मार्केट में लोग हैं, जैसे ब्रोकर्स हैं, इशूअर्स हैं, जो भी मार्केट में इंटरमीडियरीज है, उनको एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अटेंड करना होगा, सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटीज मार्केट इन अ बेटर वे. तो जब सेबी अपने इंटरमीडियरीज को ट्रेन करने की बात करती है, उनको कोई पढ़ाई लिखाई करवाती है, तो वो होता है डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी. ठीक है, आई शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो. यहाँ पे आप देख सकते हैं
ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रेनिंग अगर वो करवाती है इंटरमीडियरीज की, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाती है, कोई सेमिनार्स करवाती है, कोई प्रोग्राम्स करवाती है, तो वो होता है डेवलपमेंट फंक्शन। ओके, आगे देखते हैं। आउटलाइन एनी 2 रीजंस फॉर सेटिंग अप सेबी। देखिए चैम्स, आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑफकोर्स वो आपके सिलेबस में है, फंक्शंस भी आपके सिलेबस में है सेबी के, और जो एक रीजंस फॉर सेटिंग अप सेबी वाला पैराग्राफ है वो भी आप एक बार पढ़ के चले जाएंगे। सेबी क्यों बनाया गया था? जैसे आपको पता है सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988 बट इट वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन इन 92। स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी इसका जो प्रॉपर लॉ बना था वो 92 में बना था। और ये क्यों बना था? बिकॉज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सामने आ रहे थे जिसमें माल प्रैक्टिसेस कर रही थी कंपनीज, गलत तरीके से फंड्स रेज कर रही थी लोगों से। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन टू कर्ब द माल प्रैक्टिसेस दैट वर गोइंग ऑन इन द सिक्योरिटीज मार्केट, इन द कैपिटल मार्केट। एंड द सेकेंड पॉइंट, टू एनहांस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लो हो चुका था बिकॉज ऑफ सच स्कैम्स दैट वर टेकिंग प्लेस। ऑल्सो यू नो 92 का स्कैम कितना फेमस है, द हर्षद मेहता स्कैम। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका था, उसको भी रेज करने के लिए वी नीडेड अ बॉडी जो पूरी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट कर सके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू कर्ब द ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस एंड द सेकेंड इज टू एनहांस द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो दीज आर द 2 रीजंस फॉर सेटिंग अप सेबी। आगे देखते हैं। What kind of instruments should the company buy? Again, कुछ या तो कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही होगी, देखते हैं। आदित्य खोसला, the managing director of DLW Limited, and Rajesh Puri, the finance manager, were discussing about avenues of investing the idle funds of the company. जो खाली पैसे पड़े हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट करें वो सोच रहे हैं। आदित्य खोसला was of the opinion that money should be invested in the capital market, whereas Rajesh Puri, being more conservative, felt that it would be better if the investment was made in the money market. जैसे आपको पता है कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह ज़्यादा रिस्की होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सिंस द इकोनॉमी वॉज बॉयंट, बॉयंट का मतलब हुआ कि ऐसा हमें लग रहा है कि इकोनॉमी एक हाई लेवल पे रहने वाली है फ्यूचर में। बॉयंट मतलब we think that the economy is capable of maintaining a high level, sort of a boom, मतलब मार्केट में एक पॉजिटिविटी का माहौल है, हाई लेवल हो रहा है, प्राइसेस बढ़ेंगे सिक्योरिटीज़ के, ऐसा हमें लग रहा है। The managing director convinced Rajesh that they should take advantage of it and invest in the capital market to get good returns. कैपिटल मार्केट में अगर मार्केट अच्छी चले तो फिर तो गुड रिटर्न्स होने के अच्छे चांसेस हैं। Ultimately, it was decided to invest the idle funds in the capital market. Okay, what sort of instruments should the company buy? Of course, capital market के instruments होते हैं shares, debentures, bonds, इसमें उनको invest करना चाहिए। कहाँ पे लिखा है बुक में वो भी दिखा देती हूँ so that you are able to revise it. जहाँ पे डिफरेंस है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का, वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे कैपिटल मार्केट के, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। आगे देखते हैं। Why is the capital market expected to give a better return in a buoyant economy? State the reason. तो yes, अगर इकोनॉमी एक हाई लेवल पे चल रही है तो कैपिटल मार्केट में ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है, स्पेशली अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए शेयर्स को होल्ड करेंगे, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करेंगे। सिर्फ शेयर्स की बात नहीं हो रही, और भी डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। सो इफ़ यू होल्ड द सिक्योरिटीज़ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, देयर इज अ higher probability of better return in a market that's going higher, buoyant economy. So if the prices are rising, तो हमें अपना जो रिटर्न मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड पे वो भी ज़्यादा मिलेगा if we hold the securities for a longer duration. So yes, this is true that if there is a buoyant economy scenario, then the capital market instruments will give a better return if we hold them for a longer duration, because higher prices will ensure a higher return on capital employed. Okay, why and how safe are the securities in this market as compared to the money market? Definitely capital market की जो instruments हैं वो इतने ज़्यादा safe नहीं हैं।
क्यों सेफ नहीं है? एक तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेफ होते हैं, मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था, बिकॉज एक तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, सेकेंड जो मनी मार्केट में लोग होते हैं ना, जो इशूअर्स होते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स या फिर हाईली रेटेड कंपनीज। तो जो इशूअर्स हैं वो बहुत साउंड होते हैं, इसलिए डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क होता है वो कम होता है मनी मार्केट में। सो डेफिनेटली कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर लेस सेफ कंपेयर टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फ्लोटेशन फॉलोड बाय द कंपनी। आपको पता है 5 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन होते हैं, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशूज और EIPOs, राइट। देखते हैं वो कौन सा हमें यहाँ पे बताना है। ऑल्सो नेम एंड एक्सप्लेन अदर 2 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। ओके, Kaina, a beauty products e-commerce company, is diversifying into men's grooming. It is also tapping the demand for beauty products in the fashion industry and amid professionals such as makeup artists. As it diversifies its online presence, Kaina is also expanding its physical presence. They have 41 outlets across 18 cities presently and plan to expand to 180 outlets. Each store requires a capital expenditure of 60 to 80 lakh rupees. The company has decided to raise funds by issuing equity shares, but not directly to the public, but rather by offering them for sale. बताओ, नाम ही आ गया यहाँ तो, ऑफर फॉर सेल थ्रू ब्रोकर्स। जब कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेचती, बीच में ब्रोकर्स को बेच देती है और वो आगे पब्लिक को बेचते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल, राइट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 अदर मेथड्स विच कैन बी यूज्ड, तो बाकी कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। चांस बेटर होगा अगर आप यहाँ पे राइट्स इशू रेकमेंड नहीं करो, बिकॉज राइट्स इशू क्या होता है, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले बोलते हो कि इफ़ यू वांट टू बाय द शेयर्स तो हम आपको पहले देते हैं। सो राइट्स इशू तो होता है अगर आपके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, बट इस केस स्टडी को पढ़ के लग नहीं रहा कि कायना लिमिटेड के पहले से कुछ शेयर्स मार्केट में है, राइट। सो आप राइट्स इशू मत रेकमेंड कीजिएगा, यहाँ पे यू कैन रेकमेंड ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, EIPOs, राइट चैम्प्स। ओके, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट शुभ बैंक विल यूज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। डेफिनेटली चैम्प्स, अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल। वैसे बैंक्स ज़्यादातर कॉल मनी यूज़ करते हैं, बट अभी पहले केस स्टडी पढ़ेंगे तभी कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ड्यूरिंग नवरात्रास, वरुण फाइनलाइजेज अ डील टू बाय अ न्यू हाउस, so he visits a nearby branch of Shubh Bank to withdraw rupees 10 lakhs from his account in order to pay the token money to the seller. In the market, he observes that a large number of customers are present to make cash withdrawals, probably because it's an auspicious time to make purchases. After some time, he overhears one of the bank staff members telling his colleague that today Shubh Bank is likely to fall short of cash, and to make up for the deficit and maintain its cash reserve ratio, it will have to approach another bank. तो बच्चे आपको पता है कि जब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होती है, जब एक बैंक दूसरे बैंक से थोड़ी समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, 1 day to 15 days के लिए अगर पैसे लेता है, अगर उसके पास कैश की कमी हो जाए, या क्योंकि RBI टाइम टू टाइम CRR चेंज करता रहता है, तो उस वजह से भी कभी कभी कैश की कमी अगर बैंक्स के पास हो जाती है, तो अपने फेलो बैंक से थोड़ी देर के लिए पैसे ले सकते हैं। दैट इज एक्चुअली कॉल मनी। तो ये कॉल मनी ही है। स्टेट 3 फीचर्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, कॉल मनी आप पहला फीचर लिख सकते हैं, दैट दिस इज यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस wherein one bank may borrow from another bank to maintain the cash reserve ratio which is changed from time to time by RBI. दूसरा आप लिख सकते हैं, the interest charged on call money is called call rate, and it's a highly volatile rate that changes from day to day and sometimes even from hour to hour.
and the maturity period of this instrument is 1 day to 15 days. तो ये आप लिख सकते हैं इसके 3 features. Right champs, तो I really hope that this video helped you. और भी अगर आप किसी चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज़ देखना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं. वैसे बहुत से चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी केस स्टडीज़ के वीडियोज़ हैव बीन अपलोडेड, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. और इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी मैंने केस स्टडीज़ डिस्कस की हैं उसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू रिवाइज देम. सो कीप वर्किंग हार्ड, पढ़ते रहिए, समय अब कम रह गया है, मेहनत कीजिए एंड आई एम श्योर यू विल रीच योर गोल्स. सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.